हेलो गाइस। तो इस ड्रामे की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि हमारी फीमेल लीड का नाम है डॉक्टर नी जोए। वो इस टाइम पर एम्बुलेंस में थी। वो किसी की जान बचाती हुई जा रही होती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि थोड़ी ही देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। इस एम्बुलेंस का एक एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर एम्बुलेंस में 2 डॉक्टर्स थे। उनमें से एक नी जोए थी जो कि सीनियर थी, जबकि एक जूनियर इंटर्नी भी वहाँ पर थी और उसका नाम था डॉक्टर निंग। वो दोनों ही घायल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नी जोए का राइट हैंड बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। इतने में उनको बचाने के लिए एक और डॉक्टर दौड़ता हुआ आता है और उसका नाम है डॉक्टर शन, और ये नी जोए का हस्बैंड है। लेकिन यहाँ पर वो अपनी वाइफ को थोड़ी भी तवज्जो देने की बजाय सारी की सारी अटेंशन डॉक्टर निंग को दे देता है, जो कि जूनियर थी। निंग बच्चों की तरह से रो धो रही थी और अपनी छोटी सी चोट को बहुत बड़ी इंजरी बनाकर बता रही थी। यहाँ पर शन से नी जोए भी हेल्प मांगती है, लेकिन वो ये कहता हुआ वहाँ से निंग को लेकर चला जाता है कि ये अभी छोटी है, इसका फ्यूचर आगे है, तुम्हें भी बाद में रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन उसकी इसी लापरवाही की वजह से डॉक्टर नी जोए को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी। उसके हाथ की एक ऐसी नर्व डैमेज हो गई थी कि जिसके बाद अब वो सारी जिंदगी सर्जरी नहीं कर पाएगी। अगर वो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दी जाती तो शायद उसके साथ ये सब कुछ ना होता। इस सब की वजह से वो बेचारी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में थी। इसके अलावा उसे और कोई बड़ी चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसका फ्यूचर, उसका सपना उसकी नज़रों के सामने ख़त्म हो रहा था, और वो ये था कि वो बहुत बड़ी सर्जन बनेगी। वो दिल खोल कर रोती है और इस टाइम पर उसके हस्बैंड को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके कोलीग्स को भी इस बात का अंदाजा था कि उसके लिए कितना सीरियस है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता था तो वो सिर्फ डॉक्टर शन था, जो कि इस टाइम पर इस हॉस्पिटल का डीन भी था, और उसे अगर परवाह थी तो निंग की माइनर सी इंजरी की। इसी टाइम पर नी जोए को पुरानी यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि यही शन जब उससे इतना प्यार किया करता था तो उसने वादा किया था कि तुम मेरे लिए लाइफ में सबसे स्पेशल रहोगी, और इस जन्म में मैं तुम्हारे अलावा किसी और को तुमसे ज़्यादा स्पेशल होने ही नहीं दूंगा। लेकिन सब वो झूठे वादे निकले थे। यही वो लम्हा था कि नी जोए ने फैसला कर लिया था कि अब शन के साथ जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं। वो उसी टाइम पर अपनी वेडिंग रिंग भी उतार देती है और कॉल करती है किसी को कि मेरे डिवोर्स एग्रीमेंट की भी अरेंजमेंट कराओ और मेरे अब्रॉड जाने की भी। अब उसके बाद रात को जब वो घर पर थी तो बहुत लेट डॉक्टर शन वापस आता है। उससे कहता है कि आज मैं बहुत मसरूफ रहा था, निंग को चोट लग गई थी ना। नी जोए आज बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसका इतना बड़ा डैमेज हो गया था, लेकिन शन को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। वो फिर भी उससे डांटता है और उससे कहता है कि तुम बड़ी कब होगी, छोटी छोटी बातों पर क्या जेलसी फील कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि निंग मेरी स्टूडेंट है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वो भी छोटी है, मेरी इंटर्नी है, मेरी असिस्टेंट है। मैंने उसे बहुत बड़ा सर्जन बनाना है, इसीलिए मैं उसे ज़्यादा समय देता हूँ। पर इस सारा टाइम नी जोए बिल्कुल खामोश रहती है। वो उससे पूछता भी है कि आज तुम बुझी बुझी लग रही हो, लेकिन वो उसे अपनी इंजरी के बारे में नहीं बताती, बल्कि इतना कह देती है कि मैं बहुत दिनों से अच्छे से सोई नहीं हूँ, आज सोना चाहती हूँ। और फिर बस 1-2 दिनों में उसका डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी होकर आ जाता है, जो कि उसने खुद ही साइन कर लिया था, और उसके बाद वो उसे एक गिफ्ट रैपिंग में रख देती है और जाकर सीधा डॉक्टर शन को देती है। उससे कहती है कि 3 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है और उसका गिफ्ट मैं तुम्हें एडवांस में दे रही हूँ, पर वादा करो इसे तभी खोलोगे जब एनिवर्सरी आएगी। वो कहता है ठीक है, तुम मेरे लिए कुछ सरप्राइज दे रही होगी। और उसके बाद बहुत प्यार से उसे हक करता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा था, और हाँ, मैं तो तुम्हारी इंजरी को भी देखना भूल गया था। मैं तुम्हारे लिए ये पायोडीन लेकर आया हूँ, अपने जख्मों पर लगा लेना। अब ये देखते ही नी जोए, जो थोड़ी बहुत संभली थी, और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे दुख इस बात का था कि उसे इसकी इंजरी तो याद थी नहीं, लेकिन इसके साथ ये भी वो भूल गया था कि उसे पायोडीन से एलर्जी है। और तो और उसने सारा कुछ डॉक्टर निंग के स्टेटस पर भी देख लिया था। ये पायोडीन वहीं की बची हुई है जो इसने बहुत प्यार से डॉक्टर निंग के हाथों पर लगाई थी। वहाँ से बची हुई मेडिसिन इसको ला कर दे दी है। लगता है कि नी जोए को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और तो और इसके बाद जब वो अपने वॉशरूम में जाती है तो देखती है वहाँ पर किसी और ही लड़की के कपड़े खड़े हुए थे। ये देखकर वो परेशान हो जाती है, और इतने में शन वहाँ पर आता है और कहता है कि कल तुम जब ड्यूटी पर थी तब एक दफा मेरे साथ निंग घर पर आई थी। वो भीग गई थी तो उसने हमारा वॉशरूम यूज किया था, उसके कपड़े यहाँ रह गए हैं। क्या तुमने माइंड तो नहीं किया? तुम तो बहुत ओपन माइंडेड हो ना, तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोचोगी? और वो बहुत आराम से उसे कह देती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रही। जब उसने उसे रास्ते ही जुदा करने के फैसले कर लिए थे तो फिर इन छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता था। अब उसके बाद डॉक्टर नी जोए हॉस्पिटल में नर्सेज को गॉसिप करते हुए भी सुन लेती हैं। वो लोग यही कह रहे थे कि लगता है कि डॉक्टर शन का नी जोए से मन भर गया है। इनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं और रिलेशनशिप तो इनका 10 साल पुराना था। लगता है कि डॉक्टर शन को वो नई आई हुई लड़की बहुत अच्छी लगती है, शायद उन्हें कम उम्र लड़कियों में इंटरेस्ट होगा। पर नीजोए को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और तो और जब वो डॉक्टर शन के कमरे में जाती है तो देखती है कि निंग एक बहाने से उसके क्लोज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे शन तो अनजान बन जाता था, उसे इन बातों से
निंग की चालाकी का अंदाजा ही नहीं होता था। और यहाँ पर वो डॉक्टर शेन से एक डॉक्यूमेंट पर साइन भी करा लेती हैं, जिसको उसने पढ़े बगैर ही सिग्नेचर्स कर दिए थे। अब उसके बाद निंग कहती है कि कल मेरा बर्थडे है, क्या आप भी वहाँ पर आएंगी? और नीजोए कहती है ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगी। और मानी मन में सोच रही थी और इसी बर्थडे पार्टी में मैं तुम दोनों को फेयरवेल बोलकर हमेशा के लिए तुम लोगों की जिंदगी से भी चली जाऊंगी। यहीं पर ही खड़े खड़े निंग एक और भी चिंगारी फेंक देती है। वो कहती है अरे ये क्या डॉक्टर शेन, ये जो आपकी वाइफ के हाथ में घड़ी है ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने मुझे गिफ्ट में दी थी। और यहीं पर ही नीयोए को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। ये वाली वॉच नीयोए को बहुत प्यारी थी क्योंकि डॉक्टर शेन ने उनको फर्स्ट एनिवर्सरी पर गिफ्ट में एक कपल वॉच का सेट लेकर दिया था। उसे लगता था कि वॉच उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन उसके बाद जब उसे पता चला कि सेम ऐसी ही वॉच उसने निंग को भी दी है तो उसके बाद वो वहाँ से जाती हुई डस्टबिन में वो वॉच फेंक कर जाती है। इतने में एक कोलीग आता है और पूछने लगता है डॉक्टर नीजोए से कि आप यहाँ से जाने की तैयारियां कर रही हैं। कैसे हो सकता है कि डॉक्टर शन ने आपके रेजिग्नेशन पर साइन कर दिए हों? और वो तुरंत ही उसे साइन भी दिखा देती हैं। शन ने उसे कभी इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी थी कि उसके दिए हुए डॉक्यूमेंट को ही ढंग से पढ़ ले, बल्कि उसने उसके रेजिग्नेशन पर साइन कर दिया, उसे पता भी नहीं चला। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब डॉक्टर निंग की बर्थडे थी। यहाँ पर शन उसके साथ ऐसे खड़ा हुआ था कि जैसे वो उसकी वाइफ हो। ये सारा कुछ देख देख कर नीजोए का बहुत दिल हर्ट हो रहा था और उन दोनों की इतनी क्लोजनेस हर बंदा फील कर रहा था सिवाय शन के, जिसे ये चीज बिल्कुल भी ऑड नहीं लगती थी। वो यहाँ उसके पास मैंगो केक भी लेकर आता है और कहता है कि निंग का फेवरेट है, आई होप तुम्हें भी पसंद आएगा। लेकिन इस सब के बीच वो ये भी भूल गया था कि उसकी वाइफ मैंगोज नहीं खाती। और फिर उसके बाद शन और निंग मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए कुछ गाने भी गाते हैं। और इसी बीच नीजोए ने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। वो एक लास्ट ड्रिंक पीती है अपने एक कोलीग के साथ और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। शन को एक कोलीग ने रियलाइज भी कराया था कि शायद आप अपनी वाइफ के साथ नहीं बल्कि निंग के साथ फिर रहे हैं, इसलिए वो माइंड करके जल्दी तो नहीं चली गई। लेकिन शन बहुत रोब से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अपनी वाइफ को बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है, वो ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करती रहती है, मैंने ट्रेन ही ऐसा किया है। लेकिन वहीं पर ही एक और डॉक्टर था जो कि नीजोए के साथ काफी अरसे से काम कर रहा था और उसे सारा एहसास था कि वो बेचारी कितनी दर्द से गुजर रही है। वो ड्रंक होकर यहाँ पर बहुत कुछ बोल देता है और कहता है कि आपको क्या रियलाइज है, कुछ भी नहीं, आपने कोई कंट्रोल नहीं रखा हुआ, अगर चाहें तो सेल्फ कंट्रोल कर लें क्योंकि वो आपकी जिंदगी से जा रही है, उसने रिजाइन भी दे दिया है और शायद अब वो मुड़ के कभी वापस नहीं आएगी। आपको तो ये भी नहीं पता कि उसके हाथ में जो इंजरी हुई है उसकी वजह से अब वो कभी सर्जरी भी नहीं कर सकती। ये सुनते ही शन तो हैरान ही रह जाता है कि इतना कुछ हो गया, ये कैसे हो सकता है कि नीयोए ने मुझे ना बताया हो। उधर हमें नीयोए को दिखाते हैं, उसकी आज रात की फ्लाइट थी, वो अब्रॉड जा रही थी। वो जाते हुए अपना सिम कार्ड भी ट्रैश बिन में फेंक कर जाती है और इसके साथ साथ अपनी और शन की सारी यादें भी। शन भागता हुआ घर पहुंचता है। वो सोचता है कि मैं नीयोए को मना लूंगा, शायद वो मुझसे नाराज हो गई है। लेकिन यहाँ जब पहुंचता है तो सारा नक्शा ही घर का बदला हुआ था। वहाँ पर नीयोए की कोई भी याद नहीं थी, ना उसकी फोटोज थी, ना उसके जूते, ना उसके कपड़े। वो ऐसे वहाँ से गायब हुई थी जैसे इस घर में कभी रही ही ना हो। और तो और उसने जाते हुए उनकी इकट्ठी सारी फोटोज भी ट्रैश में फेंक दी थी। वो उसका फोन मिलाने की कोशिश करता है पर आगे नंबर भी बंद जा रहा था। उसे याद आता है, वो तुरंत ही वो गिफ्ट खोलता है जो उसने उसे बाद में खोलने का बोला था। जैसे ही खोलता है तो पता चलता है कि उसमें उनका डिवोर्स पेपर है जिस पर नीयोए ने साइन किए हुए थे। और अगर शन इस पर साइन ना भी करे फिर भी थोड़े अरसे के बाद उनकी डिवोर्स फाइनल हो जाएगी, लीगल टाइम पूरा होने के बाद। अब ये वो समय था जब शन के पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने इतना अरसा नीयोए को काफी तंग किया है। लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि मैं तो हमेशा से ठीक रहा हूँ, मैं तो इतना बड़ा हॉस्पिटल का डीन हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। इसे मुझे कुछ तो एक्सप्लेन करना चाहिए था, मुझसे कुछ तो पूछती, ऐसे बिना बोले कैसे गायब हो सकती है। वो भागता हुआ जाता है एयरपोर्ट पर भी, लेकिन वहाँ पर भी उसे कहीं भी नीयोए नजर नहीं आती। बाद में वो अपने लिंक्स लड़ाता है और उसे इतना पता चल जाता है कि नीयोए ने किस देश की फ्लाइट बुक कराई थी। उसे ये समझ आ गई थी कि वो ओवरसीज किस कंट्री में गई है। पर इस टाइम पर भी निंग बाज नहीं आ रही थी। वो बार बार शन को अपने पास बुलाती थी, उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी ताकि ये नीयोए को तलाश ना कर सके। लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ इधर उधर निकल जाया करता था। उधर नीयोए जब अब्रॉड पहुंचती है तो उसका वेलकम करने के लिए उसका एक पुराना यूनिवर्सिटी फेलो मौजूद था और उसका नाम था वेरान। उसने यहाँ पर अपनी एक मेडिकल से रिलेटेड कंपनी ओपन की हुई थी और वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। वो उसका एक फैमिली फ्रेंड भी था और उसने फैसला किया था कि वो उसे यहाँ पर ही सेटल करा देगा। अगर ये चाइना छोड़ना चाहती है तो यहाँ पर उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। वो बोलता है कि मेरी मेडिकल रिसर्च की कंपनी है और यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी पोस्ट पर रखूंगा, आपको कोई सर्जरी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, शायद अपनी पास्ट की यादें भी आप भुला सकें।
एक तरफ वेरान था जो इतना काइंड था, जबकि दूसरी तरफ शन था जिसने नीयोए को पाने के बाद उसे हर्ट करके इन दी एंड खो दिया था। फिर जब भी वो घर पहुंचता था तो उसे नीयोए की यादें आने लगती थी। उसे याद आता है कि उसने उसे कितना ज्यादा हर्ट किया था। एक दफा वो आधी रात तक बैठी उसका वेट करती रही थी, लेकिन वो निंग के थीसिस बनाने में उसकी हेल्प करता रहा था। इसी वजह से लेट पहुंचा था और अपनी वाइफ की बर्थडे भी भूल चुका था। जब वो नाराज होती थी तो आगे से उसे कहता था कि तुम चाइल्डिश क्यों हो रही हो, एक छोटी सी लड़की से जेलस होती हो, तुम्हें ये सारा कुछ सूट नहीं करता। उसने तो अपनी वाइफ को समय देना भी छोड़ दिया था। वो ज्यादातर समय निंग के साथ ही बिताता था। काम के बाद वो उसकी असिस्टेंट थी तो हर लम्हा उसके साथ ही रहती थी। वो उसके साथ कभी कभी अम्यूजमेंट पार्क भी चला जाता था और अपनी वाइफ को पूछता भी नहीं था। इसके बावजूद भी ये समझता था कि मैं कोई चीट नहीं कर रहा, मेरा उसके साथ कौन सा कोई संबंध है, बस हम कोलीग्स ही तो हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वो उसको कितना हर्ट कर रहा था, और इस सब को भी चीटिंग ही बोलते हैं। दूसरी तरफ हमें नी योए को दिखाते हैं। वो जब वेरान के साथ थी तो वेरान को भी पुरानी यादें आने लगती हैं। वो भी डॉक्टर था और मेडिकल कॉलेज में जब उसका एडमिशन हुआ था तभी से ही उसे नी योए बहुत अच्छी लगती थी और वो उसे प्रपोज भी करना चाहता था, लेकिन फिर इस वजह से रुक गया था कि उसका डॉक्टर शन के साथ कपल बन चुका था। वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी और दोनों इकट्ठे काफी खुश दिखाई देते थे। पर हकीकत तो ये है कि वेरान ने तब से लेकर आज तक अगर किसी से प्यार किया था तो वो सिर्फ नी योए ही थी। उसने आज तक किसी से शादी नहीं की। इसकी वजह यही थी कि उसके मन में सिर्फ और सिर्फ नी योए ही बसी हुई थी, और उसके बाद उसने काम को ही अपनी सेकंड प्रेफरेंस बना लिया था। और अब किस्मत का खेल ऐसा था कि नी योए अपनी डिवोर्स करा के उसी की कंपनी ज्वाइन कर चुकी थी। कंपनी में उन दोनों को इकट्ठे देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि पहली दफा है कि मिस्टर वेरान इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, इनकी आंखें चमक रही हैं, वरना ये तो काम में गुम ही रहते थे। और तो और हर कोई यही कह रहा था कि डॉक्टर नी योए और वेरान एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच हैं। अब वेरान और नी योए इकट्ठे काम करते थे और वेरान उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता था। वो तो उसे कभी बारिश में भीगने भी नहीं देता था, छाता लेकर पहुंच जाया करता था। और ऐसा ही एक समय था कि जब डॉक्टर शन भी उसे तलाश करता हुआ उसी देश में जब धक्के खा रहा होता है तो एक जगह पर उसे नी योए दिखाई दे जाती हैं। उसका पीछा करते हुए फाइनली उसके घर के बाहर तक पहुंच चुका था। यहाँ पर घर में नी योए के साथ वेरान आया हुआ था। उसके कपड़े भीग गए थे तो नी योए ने उसे बोला था कि तुम चेंज कर लो। बाहर कोई आता है, वो दरवाजा खोल बैठती है और आगे शन था। उसे देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। वो उसे बहुत कहता है कि एक दफा मेरी बात तो सुन लो, तुम ऐसे कैसे गायब हो सकती हो। वो दरवाजा बंद करना चाहती थी, लेकिन इतने में ऊपर से वेरान आ जाता है जो कि अभी अभी अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकला था। और बस सीन ही कुछ ऐसा बन गया था कि शन को लगने लगता है कि यहाँ पर किसी और पर्सन के साथ है। वो कहता है कि अभी हमारी डिवोर्स को दिन ही कितने हुए हैं, वैसे भी मैं तो इस डिवोर्स से अग्री ही नहीं करता, तो मुझे छोड़कर किसी और आदमी के साथ हो। वो तो गलत मीनिंग लेने लग गया था, लेकिन वेरान यहाँ पर आकर नी योए का साथ देता है और उसे पीछे करता है। कहता है कि मैं इसके साथ हूँ, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, प्लीज इसे डिस्टर्ब ना करो, यहाँ से चले जाओ। और शन को वहाँ से भेजने के लिए वो भी वेरान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझसे बहुत प्यार करता है, तुमसे मेरी डिवोर्स हो चुकी, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं अब सिंगल हूँ। अब शन बोलने लगता है कि तुम इतने चाइल्डिश क्यों हो रही हो, हमारा इतना पुराना 10 साल का साथ है, तुम कैसे खत्म कर सकती हो। कॉलेज में भी तुम मेरे साथ थी और हमारी शादी को भी इतने साल हो चुके। अगर तुम निंग की वजह से परेशान हो तो मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है, और अगर उस बात की वजह से तो सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि तुम्हारी नर्व डैमेज हो गई थी। ये सारा कुछ बंद करो और मेरे साथ घर चलो। लेकिन नी योए उससे कहती है कि अब तुम मुझे डिजर्व नहीं करते और उसे वहां से बाहर फेंक देती है। अब इतने अरसे बाद शन को दोबारा से अपने सामने देखकर नी योए काफी सैड हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वेरान उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर रोना हो तो मेरा कंधा हाजिर है। और यही बात उसे पहले भी बोला करता था यूनिवर्सिटी टाइम में, लेकिन तब उसे शन के अलावा कोई नजर भी नहीं आता था। ये अंदाजा भी नहीं था कि वेरान उसे कितना प्यार करता है और उसकी कितनी केयर करता है। वेरान उससे कहता है कि आज तुमने इसके सामने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बोला, बेशक नकली ही सही, मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, तब भी और अब भी, और मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा अब तक कोई भी नहीं आया। मैंने इतने साल इंतज़ार किया है, मुझे पता है कि अभी तुम डिस्टर्ब हो, कोई फैसला नहीं ले सकती, लेकिन 10 साल तो क्या, मुझे और कोई 10 साल भी इंतज़ार करना पड़े, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। अब नी योए को लगा था कि उसने शन को यहाँ से उठाकर फेंक दिया, वो पीछे नहीं आएगा, लेकिन वो तो बहुत ही कोई ढीठ चमड़ी का था। उसने उसके घर का रास्ता देख लिया था, अब उसके आगे पीछे ही घूमता रहता था। कभी फ्लावर्स लेकर आ जाता था तो कभी उसे बनाने की कोशिश में उसके पीछे उसी होटल में पहुंच जाता था जहाँ पर रेस्टोरेंट में वो खाना खा रही होती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे मनाने के चक्कर में यहाँ पर वो बहुत कुछ गड़बड़ कर बैठेगा। उसके पीछे पीछे उसे तलाश करती हुई निंग भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और निंग को देखते ही दोबारा से नी योए का मूड खराब हो जाता है। उसके सारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। वो बोलती है कि देखो तुम्हारी स्वीट हार्ट आ गई, तुम दोनों जाओ, मेरी जान छोड़ो।
अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो, इससे चाहो तो शादी करो, इससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर शन उठता है और निंग को डांटने लगता है। कहता है कि तुम मेरे पीछे यहाँ पर क्यों आ गई। वो कहती है मास्टर, आपके बगैर मेरा मन नहीं लग रहा था, आप मेरी कॉल नहीं उठा रहे थे तो मैंने भी यहाँ की टिकट बुक करा ली। बहुत मुश्किल से आपको यहाँ पर तलाश किया है और आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। वो हमेशा से चाइल्ड अभी ये सारा कुछ चल ही रहा था कि वहाँ पर एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे। निंग बच्चों की तरह से डरने लगती है और शैन उसे कैरी करता हुआ बाहर लेकर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर वो देखता है तो नीजोए गिर गई थी और उसके पैर पर कोई फर्नीचर आ गया था, जिसकी वजह से वो खुद भागकर बाहर नहीं जा सकती थी। पर ऐसे में वो निंग को बचाता है, नीजोए को नहीं। उसे वो बाहर लेकर जाता है, अंदर आता है नीजोए को बचाने के लिए, लेकिन उसे रेस्क्यू वाले अंदर नहीं आने दे रहे थे। ये वो मौका था जब नीजोए को दोबारा से बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से नीजोए बाहर आ जाती है और वो ठीक ठाक तो थी लेकिन मन से बहुत हर्ट थी। शैन का यही प्रॉब्लम था, वो जब सामने मौका आता था तब नीजोए को केयर करके नहीं दिखाता था, लेकिन बाद में बहुत रोता धोता था, जैसे उसे बहुत प्यार करता हो। लेकिन प्यार वही है जो कि समय पर केयर करके दिखाया जाए। अब उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है अपनी छोटी मोटी बैंडेज वगैरह कराने के लिए, और यहीं पर ही शैन और निंग दोनों दोबारा से उसे पकड़ लेते हैं और उसे बॉदर करने लगते हैं। यहाँ पर शैन कहता है निंग से कि प्लीज इसे बताओ ना कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, और वो भी एक्टिंग करने लगती है। कहती है कि ये तो मेरे सिर्फ मास्टर हैं और मैं इनकी स्टूडेंट की तरह से केयर करती हूँ, और बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगती है और कहती है कि आपको कितना पसीना आ गया, आप कितने थक गए होंगे। ये सब देखकर नीजोए का दोबारा से मन जल के रह जाता है। उसे नजर आता था जो निंग उसे दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन शैन को नजर नहीं आता था। अब निंग शैन के सामने अपनी जगह बनाने के लिए उसके सामने नील डाउन भी करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दें अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो प्लीज आप डॉक्टर शैन को तंग ना करें, आप उनके पास वापस आ जाएं, मैं इनकी बहुत परवाह करती हूँ। इस तरह से बोल रही थी कि जैसे वो इनडायरेक्टली अपना लव ही कन्फेस कर रही हो डॉक्टर शैन के साथ, लेकिन वो फिर भी उसे छोड़ती हुई वहां से चली जाती है। अब शैन को गुस्सा आ जाता है कि वो बेचारी नील डाउन भी हुई, फिर भी तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। वो बोलता है कि प्लीज मेरा विश्वास कर लो, मैं कसम खाता हूँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन वो उसे उसका एक पुराना समय याद कराती है। एक टाइम था कि जब एक दफा नीजोए की तबीयत खराब थी और उसे वहाँ पर शैन की जरूरत थी, लेकिन शैन निंग को टाइम देने के लिए उसके साथ जा रहा था। तब उसने उसे कहा था कि तुम भूल गए हो, तुमने कसम खाई थी कि मेरे से ज्यादा स्पेशल तुम्हारे लिए कोई भी नहीं रहेगा, तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे। लेकिन वो आगे से क्या किया था कि अगर ये कसमें सच्ची होती तो उस दुनिया में आधे लोग मर चुके होते। वो बोलती है कि यही वैल्यू है तुम्हारी नजर में स्वेर लेने की, मैं एक दफा जहाँ से धोखा खा चुकी हूँ दोबारा नहीं खाऊंगी। इतने में वहाँ पर वेरान भी पहुंच जाता है जो कि बहुत ज्यादा नीजोए के लिए परेशान हो रहा था। उसे देखते ही शैन को गुस्सा आ जाता है, वो आते ही उसे एक पंच दे मारता है, लेकिन इसके बदले वेरान कुछ भी करता उससे पहले ही नीजोए आगे बढ़ती है और शैन के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि आइंदा वेरान को हाथ लगाने की हिम्मत न करना, ये मेरे लिए तुमसे ज्यादा स्पेशल हो चुका है। वेरान ने चोट तो खाई थी, लेकिन उसके लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं थी कि नीजोए ने उसकी खातिर शैन के मुंह पर थप्पड़ मारा है। अब वो लोग तो चले जाते हैं और उसके बाद निंग मासूम बनती है और शैन को कहती है कि प्लीज मेरे साथ वापस चले, कोई बात नहीं, इसे फिर आकर कभी मना लेना, आप बस इसे अपनी सिंसियरिटी दिखा दो। ये बात तो उसने कह दी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शैन इस बात को सीरियस ही ले लेगा। शैन अब वापस जाता है और चाइना में आकर वो एक डॉक्टर के घर के बाहर जाकर नील डाउन करता है। वहाँ पर बार बार रोज जाता था। उस डॉक्टर ने वैसे तो सर्जरी से रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन सिर्फ वही एक पर्सन था जो कि नीजोए की नर्व्स की सर्जरी करके उसे दोबारा से ठीक कर सकता था कि वो दोबारा से सर्जन बन सके। और फिर फाइनली एक दिन उसे डॉक्टर शैन पर दया आ ही जाती है। वो कहता है कि ठीक है, अपनी वाइफ को लेकर आओ, मैं एक आखिरी दफा उस पर सर्जरी करने के लिए मान चुका हूँ। तो अब वो वापस जाता है नीजोए के पास और उसे आकर कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो, बेशक तुम मुझे माफ ना करना, लेकिन मुझे पछतावा है कि मेरी वजह से तुम्हें ये डैमेज पहुंचा है, तो मैं तुम्हारा डैमेज रिकवर कराना चाहता हूँ। और फिर उसे अपने साथ वापस लेकर आता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि इसने उस सर्जन को मना लिया है और वो रिटायर्ड सर्जन मेरी सर्जरी करने वाला है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा सपना दोबारा से रिवाइव हो सकता है, मैं फिर से सर्जरी करने के काबिल हो जाऊंगी। वो खामोशी से मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, ये डैमेज तुम्हारी वजह से ही हुआ था मेरे हाथ को, वरना अगर मैं टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाती तो ऐसा कभी भी ना होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता दोबारा से एक हो सकता है। और शैन तो बस इतने पे ही मान जाता है। अभी वो लोग यहाँ पर बैठे बात कर रहे थे कि इतने में उनके घर में निंग आ जाती है और नीजोए देखती है तो हैरान रह जाती है। वो थोड़े अरसे के लिए जब घर छोड़कर गई थी तो उस तो पीछे शैन ने निंग को छोड़ने की बजाय उनके घर की चाबियां भी निंग को दे दी थी और वो जब चाहे उनके घर में एंटर हो सकती थी। और बस इसके बाद नीजोए को दोबारा से गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम दोनों इतने लवी दवी हो, कितने प्यारे स्वीट कपल हो, यही दिखाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था ना। वेल, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, सिर्फ सर्जरी तक है।
अब उसके बाद फाइनली सर्जरी का दिन आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्होंने टॉप सर्जन्स की एक टीम बनाई हुई थी और यहाँ पर कोई भी अनाड़ी एंटर नहीं हो सकता था। लेकिन निंग के माइंड में कुछ चल रहा था। उसने सोचा हुआ था कि वो कभी भी इन दोनों को एक नहीं होने देगी। अगर दोबारा से नी युए का हाथ ठीक हो जाता तो शायद वो मान जाती और शन के साथ सुलह कर लेती, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। इसीलिए धोखाबाजी करके वो किसी न किसी तरह से उसी टीम में एंटर हो जाती है, ऑल्दो वो सिर्फ एक इंटर्न थी। अब फाइनली उसकी नर्व डैमेज को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। बस एंड पर उन्हें थोड़े से छोटे मोटे स्टिचेस लगाने थे। ये स्टिचेस लगाने के लिए वो आगे बढ़ती है और उसके बाद जानबूझकर उसकी नर्व को दोबारा से डैमेज कर देती है। अब उसके बाद बहुत रोती धोती है, मुझसे गलती हो गई थी। और जैसे ही शन उसे देखता है कि ये यहाँ पर आई हुई एक इंटर्न ही, तो उस पर काफी गुस्सा करता है। लेकिन अब कोई भी हल नहीं था। उसकी नर्व जिसको ठीक किया गया था अब वो हमेशा के लिए दोबारा से डेड हो चुकी थी। इस सब के बाद नी युए बहुत रोती है। उसने इतना दर्द भी सहा था, उसकी सर्जरी फिर भी अनसक्सेसफुल ही रही थी। वो कहती है कि देख लिया, अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि निंग क्या चाहती है। लेकिन बात यहीं पर ही खत्म होती है। तुमने जो चाहा था कर लिया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन शन तो उसके हाथ पांव पकड़ने लगता है, बोलता है कि निंग से गलती से ये हुआ था, उसकी इंटेंशंस बुरी नहीं थी, वो तो सिर्फ माफी के तौर पर इस सर्जरी का हिस्सा बनना चाहती थी, दैट्स ऑल। पर ये सारा कुछ सुन के नी युए को और भी गुस्सा आता है और तो और उनकी ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद स्टाफ भी सुनता रहता है। इतने में ऊपर से निंग भी पहुंच जाती है और दोबारा से मासूम बनकर उससे माफी मांगने लगती है। शन को काफी गुस्सा आया हुआ था। आज तो उसने निंग के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा था और उससे कहा था कि तुम इतने अरसे से मेरे साथ काम कर रही हो, एक मामूली सा स्टिच नहीं ढंग से लगा सकी। और उसके बाद नी युए को पुरानी यादें याद दिलाने लगता है। कहता है कि तुम मेरे साथ विशिंग ट्री जाती थी हर साल, याद है तुमने क्या विश मांगी थी कि हम दोनों हमेशा इकट्ठे रहें, तो अपनी इस विश से खुद ही पीछे कैसे हट सकती हो। पर इससे पहले कि नी युए का थोड़ा सा भी मन मेल्ट होता, वहाँ पर निंग थी ना ये सारा कुछ बर्बाद करने के लिए। वो उठती है और कहती है कि डॉक्टर शन, आप कितना प्रिटेंड करते हैं, कब तक नाटक करेंगे? अपनी मान लें कि आप मुझसे ही प्यार करते हैं, इस लड़की से नहीं। याद है ये आपके लिए कितने प्यार से खाना बना कर लाया करती थी लंच बॉक्स में, और आप वो टिफिन मेरे कुत्ते को डाल दिया करते थे। और एक दफा वाकई ऐसा हुआ था। डॉक्टर शन को रोज रोज का घर का बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता था, तो उसने एक दफा यही खाना जो बहुत प्यार से उसकी वाइफ ने बनाया था निंग के डॉग को फीड कर दिया था। और यही बात जब नी युए सुनती है तो उसे पता चलता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी जानती भी नहीं है। जितना हर्ट उसने उसके सामने उसे किया है, शन ने उससे भी ज्यादा बिहाइंड द बैक भी। वो ये सुनते ही काफी दुखी हो जाती है। अब यहाँ पर शन उठता है और निंग पर हाथ उठा लेता है और कहता है कि तुम इसी काबिल हो कि तुम्हें यहाँ से बैन कर दिया जाए। तुमने जितनी बड़ी गलती की है, मैं उसके बाद यही रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें आगे कहीं जॉब ना मिले। तो निंग भी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे थे और मेरी तुम्हारी तरफ क्या नीयत थी, फिर भी तुम यही प्रिटेंड करते थे कि हम तो सिर्फ मास्टर स्टूडेंट हैं और मैं आपकी जस्ट असिस्टेंट। ऐसा नहीं होता। आपको तब भी पता था कि आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं क्योंकि मैं यंग हूँ और शायद आपको छोटी उम्र की लड़कियां ही पसंद हैं। और बस बाहर खड़े हुए सारे लोग ये बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें इतनी जरूर समझ आ जाती है कि शन और नी युए का कपल अगर किसी ने बर्बाद किया है तो ये निंग है, जिसने जानबूझकर ये सारा कुछ किया था। अब उसके बाद सिक्योरिटी आती है और निंग को बाहर लेकर चली जाती है। नी युए को तो कोई बाहर नहीं निकाल सकता था क्योंकि वो तो उस हॉस्पिटल का डीन था। तो अब नी युए ही फैसला करती है कि वो चुपचाप यहाँ से चली जाएगी। वो वहाँ से जाती है और ये कहते हुए जाती है कि अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो चुके। यहाँ से उसे वापस ले जाने के लिए वेरान आया हुआ था जो उसे पिक करता है और उसके बाद उसे बताता है कि तुम्हारी खुशी थी तो मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया, वरना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे इस शन पर कभी भी विश्वास नहीं था। उधर डॉक्टर शन इस सब के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे लगता था कि एक चांस था जो उसने खो दिया। उसे अपनी वाइफ वाकई बहुत याद आती थी और वो बहुत गिल्टी भी फील करता था, लेकिन अब टाइम गुजर चुका था, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और ड्रंक होकर जब वो अपने घर में बैठा हुआ था तब वहीं पर उसे सेड्यूस करने के लिए डॉक्टर निंग पहुंच जाती है, जिसने काफ़ी रिवीलिंग सा ड्रेस पहना हुआ था। और अपने घर में उसे जब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वाइफ पहुंच गई है। वो बोलता है कि नी युए तुम आ गई और उसके क्लोज जाने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्रंक होने की वजह से उसे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, वो बस अपनी इमेजिनेशंस को ही फॉलो कर रहा होता है। और निंग तो इस सब से फायदा उठाना चाहती थी। वो इसी बीच एक दफा गलती से उसे मास्टर कह बैठती है और इसी बीच शन को होश आ जाता है। वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि ये क्या, तुम निंग हो यहाँ पर, दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी नहीं सिर्फ नी युए की जरूरत है। तो वो उसके सामने नी युए को काफी बुरा भला बोलती है और कहती है कि वो पुरानी हो चुकी, मुझे देखो मैं न्यू हूँ।
लेकिन वो उसे धक्का देकर पीछे फेंकता है और उसे कहता है कि आज के बाद मेरे घर में एंटर होने की कोशिश ना करना। उसने ना सिर्फ उसे जॉब से निकलवा दिया था बल्कि इसके साथ ही वो एक कॉल करता है और उसके बाद कहता है कि निंग को बैन कर दिया जाए और मैं यही प्रेफर करूंगा कि इसे कोई भी अपने पास डॉक्टर ना रखे। ये सुनते ही निंग को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि ये नीजोए की वजह से हो रहा है, उसे तो मैं खत्म ही कर दूंगी। उसी समय पर हमें दिखाते हैं कि वेरान के साथ नीजोए एक जगह पर गई हुई थी और यहाँ पर वो उसके लिए एक सरप्राइज लिए हुए था। वो उसे प्रपोज करता है, उसके सामने नील डाउन होता है और एक रिंग निकाल लेता है। उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एक दफा नीजोए का मन तो करता है कि इसे यस कर दूं, लेकिन उसके बाद वो उस रिंग को पीछे कर देती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वेरान को ये सुनकर काफी दुख होता है, लेकिन लगता है कि वो रिजेक्ट होने का आदी हो चुका था। वो उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम डिस्टर्ब हो और तुम्हें संभलने में भी टाइम लगेगा, लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरे साथ कंपैटिबल हो। अगर तुम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। 10 साल तो क्या, मैं आगे 100 साल भी तुम्हारा इंतजार करने को रेडी हूँ, पर मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं बार बार तुम्हें प्रपोज करूंगा, शायद कभी तुम्हारा मन बदल जाए। जबकि इस सब के बाद एक दफा डॉक्टर शन दोबारा से नीजोए को कॉल करता है। उसने उसका पिछला नंबर तो ब्लॉक कर लिया था, वो नए नए नंबर से उसे कॉल करता था। उससे कहता है प्लीज हैंग अप ना करना, मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझसे डिवोर्स का फैसला किस दिन कर लिया था। वो उसे बताती है कि एक दिन था जब मैं बारिश में भीग रही थी, मुझे फीवर भी था, मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी तो मैं कॉल कर रही थी कि मुझे पिक कर लो, लेकिन तुमने बोला था कि टैक्सी लेकर चले जाओ। मैं रिंग का थीसिस बनाने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ और उसी समय पर उसने देखा था कि वो जिस कॉफी शॉप के बाहर खड़ी हुई ठिठर रही है, वहीं पर ही बहुत मजे से वो रिंग के साथ बैठा हुआ है। उसे ऐसा लगा था कि जैसे वो एक थर्ड व्हील है और उसी दिन उसने फैसला किया था कि वो इन दोनों की लाइफ से निकल जाएगी। ये सब सुनने के बाद शन बहुत पछताता है, अपना सर बहुत पीटता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। नीजोए का लगता है कभी भी मन नहीं बदलेगा। अब उसके बाद एक दफा वेरान नीजोए से एक विश करता है कि मेरे साथ एक जगह पर चलो, और वो थी विशिंग ट्री। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर हर साल आया करती थी और मानती थी कि जैसे यहाँ पर विशेस पूरी होती हैं, तो मैं यहाँ पर विश मांगना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। और शन जो कि हर टाइम पर भटकता रहता था, वो भी नीजोए की यादें लिए हुए वहां पर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैंने अभी तक डिवोर्स पर साइन नहीं किया। लेकिन वो बोलती है कि हमारा टाइम पीरियड पूरा हो चुका, हमारी डिवोर्स ऑफिशियली हो चुकी है, तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते। और तुम यहाँ पर अब क्यों आए हो? तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें हर साल यहाँ पर लेकर आया करती थी तो तुम्हें मैं चाइल्डिश लगती थी, और उसके बाद चाइल्डिश सी गर्ल के पास तुम चले गए थे। तुम मुझे समय भी नहीं देते थे और मुझे डांट दिया करते थे कि ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो, तो फिर इन बच्चों वाली हरकतों वाली जगह पर क्यों आ गए हो? लास्ट टाइम तो जब वो इस विशिंग ट्री के पास आए थे तब उसे यहाँ पर डांट कर और अकेला छोड़कर शन यहाँ से चला गया था। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे एक चांस और दे दो, तुमने हमारी वेडिंग रिंग तो फेंक दी थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक और रिंग खरीद कर लाया हूँ, प्लीज मुझसे दोबारा शादी कर लो। उसके सामने नील डाउन करता है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं। और उसके बाद मूर्ति और वेरान से कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी विश पूरी हो गई है, मेरा मन तुम्हारे लिए बदलने लगा है, मैंने अच्छे से सोच लिया है और मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनते ही वेरान बहुत खुश हो जाता है, उसके सामने नील डाउन करता है और रिंग निकाल लेता है जो उसने पहले से हमेशा से अपनी जेब में रखी हुई थी कि शायद किसी दिन भी ये मान जाए। वो तुरंत ही उसे वो रिंग पहनाता है। वो दोनों काफी खुश नजर आते हैं और उसके बाद वहां से जाते हुए नीजोए कहती है कि अब तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ जिंदगी बिताने वाली हूँ, प्लीज अब मेरा पीछा करते हुए कहीं पर भी ना आना। अब डॉक्टर जन के पास तो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। वो सारा समय परेशान रहता था और फिर एक दफ़ा लिंक्स के थ्रू उसे एक इनविटेशन कार्ड दिखाई देता है जिस पर नीजोए का और साथ में वेरान का नाम लिखा हुआ था कि इनकी शादी होने वाली है। वो सोचने लगता है कैसे नहीं हो सकता, वो तो मेरी दुल्हन है, किसी और की कैसे बन सकती है। वो आज तक अपने डिवोर्स को मानने के लिए भी रेडी नहीं हुआ था। वो सोचता है मैं यहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, जबकि नीजोए ब्राइड बनकर बैठी हुई थी और हर कोई उसे बेस्ट विशेस दे रहा था और यही बोल रहा था कि हमेशा से वेरान ही तुम्हारे लिए सूटेबल मैच था, जबकि शन की बुरी यादों को अब हमेशा के लिए अपने मन से निकाल देना। और वो भी बस यही सोचती हुई दुल्हन बनकर वेरान के पास चली जाती है। यहाँ पर वो दोनों वाउज लेते हैं, लेकिन जब नीजोए की वाउज लेने का टाइम आता है तब वहाँ पर कोई एंट्री करता है और वो था डॉक्टर शन, जो कि एक गिटार भी साथ में लेकर आया था। लगता है कि बिल्कुल ही पगला गया था। वो उससे कहता है कि तुम दोनों एक दफ़ा होल्ड करो, मैं किसी को कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं करूँगा, मैं एक सॉन्ग सिंग करना चाहता हूँ और अगर इसके बाद भी नीजोए ने मुझे एक्सेप्ट ना किया तो तुम दोनों इकट्ठे रहना। और वो वहाँ पर एक गाना गाता है। ये वही गाना था जो कि उसने अपनी और नीजोए की शादी पर गाया था और इससे नीजोए की और उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। पर नीजोए इन दी एंड उसे कहती है कि ठीक है, मुझे अच्छा लगा तुमने मेरे लिए गाना गाया, लेकिन इससे वही यादें जुड़ी हुई थी जो कि पुराने शन की थी, लेकिन तुम अब एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो जो कि बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं
नीयोए, इसके बाद निंग और उसके बाद पता नहीं कितनी आएंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर अब मैं किसी पर विश्वास कर सकती हूँ, किसी से प्यार करती हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेरान है। और फिर इतने में कोई और भी उस शादी में एंट्री करता है और वो निंग थी जो कि हाथ में बुके लेकर आ रही थी। उसे देखते ही नीयोए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर वेलकम नहीं किया जाता, पर फिर भी वो आगे चली आ रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और तुम्हें बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। वो आगे आकर उसे बुके देने लगती है, लेकिन इतने में नाइफ निकाल लेती है। वो उस पर अटैक करना चाहती थी कि उनके रास्ते में शन आ जाता है और बस शन खुद घायल हो जाता है। उसने नीयोए को बचा लिया था। यहाँ पर नीयोए आगे बढ़ती है और उसे पट्टी बांधती है, जबकि निंग तो चिल्लाती हुई वहां से जा रही थी कि मुझे छोड़ो, इसने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, इस लड़की को मैंने अभी खत्म नहीं किया, इसे मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। पर कोई कहाँ उसकी सुनता है। और डॉक्टर शन, उसे पता नहीं क्यों दिन में फिर से सपने आने लगते हैं कि देखो तुम मेरी केयर कर रही हो, मेरी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रही हो, इसका मतलब है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, अभी भी ये शादी रोक दो, तुम लोगों की वाउस कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन वो कहने लगती है कि इस वजह से नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बल्कि इस वजह से कि मैं एक डॉक्टर हूँ और जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है, दैट्स ऑल। और फिर इतने में कोई आता है और चीखते चिल्लाते हुए शन को वहां से ले जाता है। अब उसके जाने के बाद दोबारा से उनकी शादी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर रुक गई थी। और नीजोए अपने नाम से वॉव्स लेती हैं कि मैं वेरान को अपना हस्बैंड मानती हूँ और हर खुशी गम में दुख सुख में उसका साथ चाहूंगी। और बस वेरान का इतने सालों का इंतजार फाइनली ओवर हो गया था। नीजोए को भी सच्चा प्यार मिल जाता है। इतने सालों बाद ही सही वो दोनों एक हो चुके थे और एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच थे। वेरान कभी भी नहीं बदलेगा जिस तरह से शन बदल गया था, क्योंकि उसने तो इतने साल नीयोए के इंतजार में अकेले ही गुजार दिए थे, तो वो आगे कहाँ बदलने वाला है। इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।